इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम के डीवी का रिव्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट को डीवी के समय कहां पर दिक्कत आ रही है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। चेकलिस्ट भरने का सही तरीका कौन सा है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। शपथ पत्र की ज़रूरत कहां कहां पर आपके लिए पड़ रही है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और कौन कौन से प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म के बाद के भी मान्य हैं शपथ पत्र के थ्रू, लेकिन कौन कौन से हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद के मान्य नहीं है, इन सभी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आपको फाइल है, जो फोटोकॉपी सेट है, जो पेज है डॉक्यूमेंट के, वो किस तरह से आपको अटैच करने हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और बहुत साथी ये कह रहे थे बायोमेट्रिक स्लिप कौन सी है, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि बायोमेट्रिक स्लिप कौन सी है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा कोर्ट केस को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और सभी फॉर्मेट की पीडीएफ और डॉक्यूमेंट शेड्यूल जो तारीख वाइज जारी हुआ उनकी भी मंडल वाइज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन जो आपने डॉक्यूमेंट सेट किए हैं वो किस तरह से आपको अटैच करने हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो बायोमेट्रिक स्लिप है वो कौन सी है। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसी को ही बायोमेट्रिक स्लिप कहा जाता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन हेतु है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट का नाम लिखा होता है, यहाँ पर स्टूडेंट के पिता का नाम लिखा होता है, इसके बाद स्टूडेंट के फोर्थ ग्रेड एग्जाम के जो एप्लीकेशन नंबर है वो लिखे होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में स्टूडेंट के फोर्थ ग्रेड एग्जाम के रोल नंबर लिखे होते हैं, उसके बाद मेरिट में उन्हें कौन सा नंबर प्राप्त हुआ वो मेरिट नंबर लिखा होता है, क्योंकि आप आजकल आपको मालूम है प्री डीवी रिजल्ट में भी आपको मेरिट पता चल जाती है कि आपकी रैंक कौन सी है। इसके बाद आपको स्लॉट कौन सा आवंटित किया गया है उसके बारे में सूचित। अब देखो एंट्री किस तरह से होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपको मैं एक बार बता देता हूं कि किस तरह से आपको एंट्री प्रवेश मिलता है, बायोमेट्रिक होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक के साथ स्लिप दी जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्लॉट नंबर आपको लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन दल संख्या भी आपकी लिखी हुई आ जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से दल के साथ है। इसके बाद वहां के जो रजिस्ट्रेशन प्रभारी है उनका सिग्नेचर होगा। और अगर आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो गया तो यहाँ पर यस लिखा हुआ था, नहीं हुआ तो नो लिखा हुआ है। और हस्ताक्षर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सत्यापनकर्ता का यहाँ पर सिग्नेचर होता है। तो यही होती है आपकी बायोमेट्रिक स्लिप। बहुत साथी ये कह रहे थे कि बायोमेट्रिक स्लिप कौन सी हमें नहीं पता है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे आप कि बायोमेट्रिक स्लिप कौन सी है। तो इस तरह से एंट्री के समय सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद दूसरे काउंटर पर आपको रूम अलॉट किया जाएगा, तीसरे काउंटर पर आपके डॉक्यूमेंट चेक करके वो जो भी वहाँ होंगे वो सिग्नेचर करके आपको अंदर भेज दिया जाएगा। अंदर जो भी आपको दल दे रखा है, जैसे कि ये बायोमेट्रिक स्लिप है, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका दस्तावेज दल संख्या और स्लॉट नंबर कौन सा है। वहाँ पर आपको उपस्थित हो जाना। वहां पर 3 जने होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और आपके दस्तावेज में कहां पर, यानी कि ज्यादातर साथियों में कहां दिक्कत आ रही है आपको पहले तो बता देता हूं। आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट के सेट तैयार करने हैं, यानी कि हर पेज का जो ऊपर कॉर्नर होता है लेफ्ट साइड, वहां पर आपको धागे से फाइल को अटैच करनी होती है। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट में ज्यादातर दिक्कत कहाँ आती है, ये देखो आप देख सकते हैं, ये आपके बीकानेर मंडल का, जिन कैंडिडेट का भी बीकानेर मंडल में डीबी है तो उनके बाहर बोर्ड लगा हुआ है चेकलिस्ट का इस तरह से, जहां पर आप देख सकते हैं टोटल 23 कॉलम है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट किस क्रम में रखने हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाले बिंदु में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित करवाकर ही प्रस्तुत करें। अब बात आती है कि शपथ पत्र कौन कौन से होने चाहिए, जिनमें शपथ पत्र नोटरी से प्रमाणित होने चाहिए और कौन से जो कि सामान्य कागज पर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सादे कागज पर, जैसे कि वचनबद्ध प्रपत्र हुआ ये आपके सादे कागज पर होना चाहिए। संविधान शपथ पत्र हुआ ये सादे कागज पर होना चाहिए। इसके बाद दहेज संबंधी घोषणा पत्र है ये आपका नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र है ये राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए। और इसके अलावा शपथ पत्र की कहाँ आवश्यकता होगी, यानी कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है, इसमें भी कौन से डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र हुआ, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, तो उसके साथ अगर आप एफिडेविट दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
यानी कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद के बने हुए, तब तो आप उसके साथ एफिडेविट आपको देना ही होगा, वो दोगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्रमाण पत्र, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद है तो उसके साथ एफिडेविट दे दोगे तो काम चल जाएगा, नहीं। जो ये आपका अन्य श्रेणी वाला कैटेगरी वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, ये प्रमाण पत्र आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता जैसे कि 10th की मार्कशीट, तो वो सब डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे या उससे पहले के होने चाहिए। उसके बाद के अगर बने हुए या उसके बाद के हैं तो वो आपके मान्य नहीं होगा, उसमें एफिडेविट काम नहीं आएगा। बहुत साथियों में दिक्कत आती है विकल्प पत्र को लेकर कि भाई विकल्प पत्र किसके लिए है, इसमें क्या भरना है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये केवल टीएसपी वालों के लिए है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में जो आते हैं कैंडिडेट। आपको मालूम होता है रिजल्ट आता तभी एक आता नॉन टीएसपी, एक आता टीएसपी। नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो इलाके आते हैं वे होते हैं, और टीएसपी में आपके अनुसूचित क्षेत्र वाले। तो जो टीएसपी में कैंडिडेट रह रहा है और उनका सिलेक्शन अगर नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों कैटेगरी से हो गया है, तो इस कंडीशन पर प्रोविजनल रूप से वो किसमें सेलेक्ट होना चाहता है, टीएसपी में या नॉन टीएसपी में, उसके लिए उनसे विकल्प पत्र भरवाया जाता है। जो कैंडिडेट लिखेगा उसी के अकॉर्डिंग फाइनली अगर उसका सिलेक्शन होता है तो फिर उसको वहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, टीएसपी एरिया में या फिर नॉन टीएसपी में। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट ने विकल्प पत्र में क्या लिखा है। इसके अलावा दिक्कत ये आती है जैसे कि किसी के नाम में त्रुटि है, मार्कशीट की 10th की मार्कशीट हो, या फिर स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो गई हो, या आपके नाम में कोई स्पेस आ गया हो, तो इस तरह की अगर आपकी त्रुटि है तभी भी आपको एफिडेविट दिखाना होगा, जिससे कि आपकी ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। ज़्यादातर अक्सर यही दिक्कत आ रही है, या फिर किसी की ये दिक्कत आ रही है कि किसी ने चरित्र प्रमाण पत्र 3 मांगे गए हैं, उनमें से उन्होंने 2 ही दिखाए। तो मैं आपको बता देता हूं, चरित्र प्रमाण पत्र 3 की बात हुई है तो तीनों आपको दिखाने होंगे, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित होने चाहिए, और एक आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का होना चाहिए। और आपको बता देता हूं, जो अंतिम शिक्षा जहां से प्राप्त की है उसका फोटोकॉपी सेट वहां पर आपको दोनों सेट में रखने हैं, क्योंकि ओरिजिनल वाला तो आपको वापस दे दिया जाएगा, क्योंकि जो स्कूल से बना हुआ चरित्र प्रमाण पत्र वो एक बार बनता है, वापस नहीं बनता है। लेकिन जो राजपत्रित अधिकारियों से आप बना रहे हैं वो आपके ओरिजिनली सबमिट होंगे। यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल सबमिट होंगे, कौन कौन से जो फोटोकॉपी सेट, आपको 2 सेट बनाना है। एक सेट में तो कुछ ओरिजिनल रखने होते हैं और कुछ जो डॉक्यूमेंट आपके एक बार ही बनते हैं, वापस नहीं बनते, उनके फोटोकॉपी, और दूसरे सेट में इन सभी पेजों की फोटोकॉपी रखनी होती है। और सभी पेज पर आपको अपना सिग्नेचर करना होता है और उन पर प्रश्न संख्या भी लिखनी होती है। उन्हीं प्रश्न संख्या के अकॉर्डिंग आपको जो चेकलिस्ट में दस्तावेज प्रश्न संख्या वो कहां से कहां तक है वो लिखना होता है। जैसे कि स्क्रूटनी फॉर्म अगर आपके 10 पेज का है तो आप हर पेज पर 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करोगे, और फिर स्क्रूटनी फॉर्म का जो ऑप्शन है उसके सामने स्क्रूटनी फॉर्म आपके कितने पेज पर भरे गए हैं वो दस्तावेज प्रश्न संख्या में आप लिख लोगे, 1 से 10 1 से 12 जितने भी पेज। फिर नेक्स्ट आपका 10th की आती है डिटेल, तो उसके साथ शैक्षणिक योग्यता, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन, RACT वो सब उसके साथ अटैच करना है। माना कि वो भी आपके 10 से 12 पेज में हुए तो फिर आगे उसके लिखोगे आप 13 से लेकर 25 तक जितने भी पेज होते हैं वो उस तरह से आपको एक बुक के तरह, जैसे कि बुक में कितने पेज होते हैं उस तरह से आपको सेट तैयार करने होते हैं। और दस्तावेज प्रश्न संख्या भी उतने में लिखनी है, जिससे कि उनको जो डॉक्यूमेंट चेक करना होता है वो उसके आगे नंबरिंग देखेंगे कि इस पेज नंबर पर ये डॉक्यूमेंट है, तो वो डायरेक्ट उस पेज पर जा सके, इसलिए आपके दस्तावेज प्रश्न संख्या लिखाई जाती है। इसके अलावा और साथियों में ये दिक्कत आती है कि जो वचनबद्ध पत्र है, संविधान शपथ पत्र है, इस पर क्या नोटरी की आवश्यकता है, तो इस पर कोई नोटरी की आवश्यकता नहीं है। बहुत साथियों को ये भी दिक्कत आ रही है कि हमने स्क्रूटनी फॉर्म पहले नहीं भरा था ऑनलाइन, अब हम क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन भी कैंडिडेट ने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है वो ऑफलाइन भर लीजिए, जिसका फॉर्मेट बोर्ड की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। ऑफलाइन भरने के बाद उससे 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर RSSB के सचिव के नाम का बनाकर आप वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। और साथियों को ये दिक्कत आ रही है कि हमारे कोई कह रहे हैं कि हमारा जो DV डेट है उस डेट में मेरा कोई एग्जाम है, चाहे वो कॉलेज का हो या 12th का हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, ऐसा कोई अगर आपके बीच में एग्जाम आ रहा है तो आप एग्जाम देने जाइए। DV उसके बाद भी करवा सकते हैं। एब्सेंट कैंडिडेट को 2 अवसर दिया जाएगा, और अगर आप अगले नेक्स्ट दिन जाते हो तो फिर वहाँ विभाग पर डिपेंड करता है, वो एब्सेंट कैंडिडेट में कराएंगे या उसी दिन करेंगे। वो बस आपसे कारण पूछेंगे कि आपके समय में आप DV क्यों नहीं करवा पाए, आप सटीक जानकारी
दे देना, जो आपके साथ हुआ है, कोई एग्जाम डेट आई है या पर्सनल रीजन है, जो भी है वो आप बता दीजिएगा, आपका डीवी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट आपको इसी फॉर्मेट में रखने हैं। और इसमें देखो, आपको मैं बता रहा हूँ ओरिजिनल कौन से हैं जो कि आपके चेक करके आपको वापस दे दिए जाएंगे। उसमें से एक तो आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जितने भी है, चाहे वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उनकी मार्कशीट हुए, प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आपके ओरिजिनल चेक करके आपको वापस दे दिए जाएंगे। और पहले सेट में इन सभी की फोटोकॉपी आपको रखनी है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, तो ये जो ओरिजिनल है वो आपके चेक करके वापस दे दिए जाएंगे और वो उसके फोटोकॉपी आपको पहले सेट में रखने हैं। लेकिन शपथ पत्र है वो ओरिजिनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपने जैसे कि विशेष योग्यजन से अगर किसी ने पीएच कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उनका जो यूडीआईडी कार्ड हुआ, पीएच कैटेगरी का प्रमाण पत्र हुआ, ये सब ओरिजिनल आपको चेक करके वापस दे दिया जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन के अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका जो स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल चेक करके आपको वापस दे दिया जाएगा, पहले सेट में उसका फोटोकॉपी रखना है। इसके अलावा अगर किसी महिला ने विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उनका प्रमाण पत्र ओरिजिनल चेक करके उन्हें वापस दे दिया जाएगा, पहले सेट में उनकी फोटोकॉपी रखनी है। और इसके अलावा आपने जहां से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहां का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी आपका ओरिजिनल चेक करके आपको वापस दे दिया जाएगा, उसका फोटोकॉपी है वो आपको पहले सेट में रखना है। इसके अलावा मैरिज सर्टिफिकेट, अगर किसी ने फॉर्म फिल करते समय मैरिड लिखा तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा, वो ओरिजिनल आपका चेक करके आपको वापस दे दिया जाएगा और आपको पहले सेट में उसका फोटोकॉपी सेट रखना है। इसके अलावा जितने भी घोषणा पत्र है वो सभी ओरिजिनल ही आपको सेट फर्स्ट में रखना है, क्योंकि वो वहां पर आपके सबमिट हो जाएगा। और सेट सेकंड में आपको उन सभी की फोटोकॉपी रखनी है जो भी अभी मैंने जिन जिन दस्तावेज के बारे में सूचना दी है। तो यानी कि जैसे कि आपका आधार कार्ड की बात करें तो जो आईडी प्रूफ है वो ओरिजिनल आपकी चेक करके वापस दे दिया जाएगा, उसका फोटोकॉपी आपको रखनी है। और इसके अलावा आपको 3 रंगीन नवीनतम साइज के फोटो लेके जाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं ई आधार कार्ड यानी कि आधार कार्ड के ऊपर क्यूआर कोड अंकित होने चाहिए। इसके अलावा स्वयं का फोटो पहचान पत्र। अब देखो आपके जो ओरिजिनल सबमिट होंगे, जैसे कि हैंड रिटन नमूना वाला हुआ है, विकल्प पत्र हुआ है, सामान्य घोषणा पत्र हुआ, संतान संबंधी घोषणा पत्र हुआ है, दहेज संबंधी घोषणा पत्र हुआ, संविधान शपथ पत्र हुआ, और जिनका भी 22/5/2006 से पूर्व हुआ तो उनका शपथ पत्र हुआ है, वचनबद्ध प्रपत्र हुआ है, 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हुए वो हुए। ये सब चीज़ें ओरिजिनली वहाँ पर सबमिट होगी। और स्क्रूटनी फॉर्म हुआ, उसकी फीस रसीद हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म ने जो प्रिंट निकाला है, चेकलिस्ट हुई है, एडमिट कार्ड का प्रिंट हुआ है, ये सब चीज़ें आपके ओरिजिनली वहाँ पर सबमिट होगी। बाकी जो बताए वो सब फोटोकॉपी सेट सबमिट होंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्या दिक्कत आ रही है साथियों में, क्या नहीं आ रही है। वहाँ पर सब सुविधा है, फोटोकॉपी की भी सुविधा है, एफिडेविट की भी सुविधा है, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप पहले से ही करवा के ही जाइए ताकि वहाँ पर भीड़ में ना लगा रहना पड़े। उसके बाद आप इंतज़ार करोगे, क्योंकि अगर किसी को एफिडेविट बनवाना होगा तो वहाँ पर बनवाएगा, तो उससे पहले एफिडेविट बनाने में टाइम लगेगा, भीड़ होती है, फिर वो आराम से डीवी के लिए जाएगा, तब तक शाम हो जाती है। यानी कि एक तरह से परेशान ना हो, इससे बेटर है कि आप पहले से ही अपने दस्तावेज दोनों सेट बना के जाइए, जिससे कि आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। और ज़्यादातर अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है तो पर कैंडिडेट 15 से 20 मिनट का समय लिया जाता है एक कैंडिडेट के दस्तावेज चेक करने में। अगर किसी की दिक्कत आती है तो फिर समय थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बाकी आप समझ गए होंगे कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। चेकलिस्ट भरने का जो सही तरीका है वो भी आप समझ गए हैं। शपथ पत्र की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है वो भी आप समझ गए हैं। कौन कौन से प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म के बाद के मान्य हैं वो भी आप समझ गए होंगे। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यूडीआईडी कार्ड जो विकलांग कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके यूडीआईडी कार्ड पर मिनिमम 40% से ज़्यादा ऊपर परसेंटेज होने चाहिए। अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दिखाने होंगे। इनमें से अगर एक भी नहीं दिखाया तो आपका जो डीवी है वो लंबित रखा जाएगा। जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक आगे का प्रोसेस आपके लिए नहीं किया जाएगा। और बायोमेट्रिक स्लिप भी आप समझ गए होंगे, यही होती है बायोमेट्रिक स्लिप। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक किया जाता है। अगर बायोमेट्रिक हो गया तो उसके बाद आपके यहाँ पर यस लिख लिया जाएगा और आपको ये स्लिप पकड़ा दी जाएगी, जिसमें से आपको पता चल जाएगा दस्तावेज सत्यापन दल संख्या कौन सा, स्लॉट नंबर कौन सा, वहाँ पर आपका आराम से डीवी हो जाएगा। सभी मंडल में एक ही तरीके से हो रहे हैं। चेक लिस्ट आपको चाहे 15 कॉलम वाली लेके जाओ, 16 कॉलम वाली लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस अंतर दोनों में इतना ही है, 16 कॉलम वाले में चरित्र प्रमाण पत्र जो अंतिम शिक्षा वाला है वो भी शो हो रहा है,
15 वाली में वो शो नहीं हो रहा है, और वो जो आपको 15 वाली में जहाँ चरित्र प्रमाण पत्र का लिखा हुआ उसी के साथ आपको अटैच करना है अंतिम शिक्षा वाला चरित्र प्रमाण पत्र।